तो वेलकम एवरीबॉडी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी के बारे में। जो भी स्टूडेंट से मैंने वादा किया था, हमने कंप्लीट करना है हर एक यूनिट को। जो आपके यूनिट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको अपने पूरा करेंगे। आज अपने शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसका यूनिट वन के अंदर हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं वो अपने देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम CS प्रवेश बंसल, साथ ही साथ आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन माय LLB कॉलेज। ओके, तो आज का जो पॉइंट रहने वाला है उसके अंदर यूनिट 1 का जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मीनिंग, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और डिफरेंस ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सो ऑन। तो आज का ये बेसिकली हमारा एजेंडा है कि हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात अपने करते हैं कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, ये जितनी भी पीपीटी है, जो भी पीपीटी है, आप सभी को कहां मिलेगी मैं आपको बता देता हूं, आपको किस तरीके से डील करना है ताकि आप इसके बाद इस पीपीटी को भी देख पाए। तो इसकी पीपीटी प्लस इस प्लस क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज, ये आपको मिलेगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक में। डायरेक्ट लिंक आपको कनेक्ट करेगा आपके गूगल ड्राइव से और गूगल ड्राइव के अंदर आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक साथ मिल जाएंगे। और अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी अमेंडमेंट आती है, तो उसी मॉड्यूल के अंदर आप क्या करिए, उसी लिंक के अंदर जाइए, आप उसको सेव कर लीजिए और आप उसके अंदर देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट थिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंड। अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं तो अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है, आप है जैसे कि अगर किसी से कोई भी चीज खरीदते हैं, है ना, किसी से कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उस केस के अंदर आप सामने वाले को क्या देते हैं, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, सामने वाले को क्या दे रहे हो, आप रुपए दे रहे हो कि नहीं दे रहे, दुकानदार को रुपए दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी दो पार्टीज, जब कोई भी दो पार्टीज एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को बाइंड कर देती है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर अपने आप को बाइंड कर देती है, तब उस केस के अंदर वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वेट अ सेकंड प्लीज। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये डिफाइन है 2 क्लोज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो ये बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स किया गया है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलिए अपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ। लेकिन उससे पहले कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला क्या है, टू पार्टीज होनी चाहिए। बाकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर समझेंगे इस चीज को। दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट को लेना ही लेना है। ठीक है, तो एक तरीके से फ्री कंसेंट उस व्यक्ति की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ में वो क्या देगा, हमें कुछ कंसिडरेशन देगा, है ना। कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो सामने वाला बंदा हमें कुछ देगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो शुड बी लीगल होना चाहिए, वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली नहीं है, लीगली का क्या मतलब हुआ, अगर कोई एक व्यक्ति है ए, अगर वो कोई भी चीज मान लीजिए स्मगलिंग कर रहा है, या फिर वो ड्रग सेल कर रहा है, अनऑथराइज्ड ड्रग सेल कर रहा है, या फिर वो कोई भी ऐसी चीज ट्रैफिकिंग कर रहा है, लाइक ह्यूमन बॉडी को सप्लाई कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, और वो बोल रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप बताइए। वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रकार से लीगल नहीं है। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर लॉ किसी को परमिट करता है तो उस केस के अंदर वो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। देखिए कई सारी बातें हैं, आपको एग्रीमेंट भी समझ में आएगा, पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि आप अपने LLB के अंदर, अगर आपका पहला यूनिट 20 मार्क्स की है तो 20 मार्क्स में से आप आराम से 20 मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद हम आपको आने वाले टाइम में उसी लिंक के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स के अंदर हम आपको जो आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी चीज उसके अंदर होगी। चलिए, इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट एग्रीमेंट इज टू बी कंसीडर ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तब कंसीडर कॉन्ट्रैक्ट होगा जब वो लीगली एनफोर्सेबल होगा। अगर वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ
सामने वाले व्यक्ति ने प्रपोजल दिया, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस आ गया, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से एग्रीमेंट बन गया। लेकिन अगर वो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर आप क्या कर लेते हो, स्टैम्प ड्यूटी पे कर देते हो, या फिर वी कैन से हम उसके ऊपर एग्रीमेंट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऑथराइज पर्सन के विटनेस के साइन के साथ आप क्या कर लेते हो, लीगली एनफोर्स कर लेते हो, तब वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो चलिए एक केस देखते हैं, बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919 का केस है। इसके अंदर फैक्ट क्या हुए थे कि एक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि वो 30 यूरोज जो है पर मंथ अपनी वाइफ को देगा while he was abroad, जब वो अब्रॉड में था। बाद में उसने देने से मना कर दिया, तो वाइफ ने क्या कर दिया, स्यू कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक प्रकार का सोशल एग्रीमेंट है। क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, जो कि स्पाउस के बीच में और हस्बैंड के स्पाउसेस के बीच में है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में है। तब इस केस के अंदर ये किसी प्रकार से लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा, कोई भी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट जब इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा, लॉ जब इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो किसी प्रकार से जो एग्रीमेंट होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अपने आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक बातें भी कर रहे हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। देखिए मैंने आपको सबसे पहला केस लो बताया, बल्फर वर्सेस बल्फर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, तो आंसर राइटिंग करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आंसर लिखोगे, है ना, यहाँ पे लिखोगे आंसर। आंसर के अंदर आप सबसे पहले ऐसे दोनों साइड लाइन बनाओगे, साथ में आंसर लिखने के बाद आप अपना आंसर यहां से शुरू करोगे, राइट। आंसर की शुरुआत के अंदर आप उसकी शुरुआत कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज एच। जैसे कि कोई भी अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन से, ओके, एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन, अगर आप ये यूज करते हो एज पर द प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजन, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट प्रोविजन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, सबसे पहले आप उसके बारे में जो भी आपको लीगल लॉ पता है वो आप लॉ लिखते हो। लॉ के लिखने के बाद यहाँ पे आप उसके एलिमेंट्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जाते हो जो उसने पूछा है, और ये शुड भी पॉइंट्स के अंदर होने चाहिए। फिर आप केस लॉज लिखते हो, केस लॉज, रिलेवेंट केस लॉज, इसके साथ भी अगर कोई केस लॉ आता है स्पेसिफिक, तो इसके साथ भी केस लॉ आएगा। और अगर यहाँ पे कोई केस लॉ है तो आपको यहाँ पे केस लॉज लिखने हैं, 2-3 केस लॉज यहाँ पे आप अलग से डिफाइन करिए, और डिफाइन करने के बाद लास्ट में क्या लिखिए, कंक्लूजन। जब आप इस तरीके से अपना आंसर लिखोगे तो आपको देने वाला ऑटोमेटिक 20 में से 20 ही मार्क्स देगा, ज्यादा से ज्यादा 18, कम से कम 18, लेकिन 18 तो देगा। तो ये बहुत अच्छे स्कोरिंग का बहुत अच्छा वे है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे लिखेगा कि फटाफट 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 एक ही पेज के अंदर कहानी सी लिख दी, तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, तो मैंने ऐसे ही स्कोर किया, तो आप भी ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद प्रवेश। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज का कैसे पता लगेगा, तो सबसे पहली चीज, ऑफर देगा कोई व्यक्ति और उसको कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देयर मस्ट बी एन ऑफर। पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, क्या आप मेरी कार बाय करोगे। पहला व्यक्ति क्या होता है, ऑफर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक प्रकार से एग्रीमेंट बन गया। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जो ऑफर होता है वो कई प्रकार से हो सकता है ना। ऑफर का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पूछ ही रहा है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको वो ऑफर इंप्लाइंड मान लिया जाता है कि वो आप सामने वाला व्यक्ति आपको ऑफर कर रहा है। अच्छा समझिए, चलो मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर गए, है ना, रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन के आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे आप बैठे हैं, और जब आप बैठे हैं आपके सामने एक ट्रेन आ गई और वहां पे उसने गेट ओपन कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहां से कोई व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आइए बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए, कोई नहीं बोल रहा ना। तो आपको पता है कि ये ट्रेन आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जाने के लिए आई है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आप अंदर जाते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, ऑफर हुआ। क्यों ऑफर हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑफर है ये ऑटोमेटिक इंप्लाइंड ऑफर मान लिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ऑफर कर रहा है। चलिए अगर आपकी बात करें कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपका आइसक्रीम खाने का मन है, ठीक है, और आप किसी कपड़े वाली शॉप पे पहुंच जाते हैं। तो कपड़े वाली शॉप पे अगर आप क्लॉथ की शॉप पे जा रहे हो, तो क्या वहां पे आइसक्रीम मिलेगी, आंसर इज नो। तो ये व्यक्ति ऑफर कर भी नहीं रहा है, और आपको जब यह पता है कि अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूं तो ये इसका ऑटोमेटिक इंप्लाइंड ऑफर क्या है,
इसका इम्प्लाइड ऑफर ही है कि क्लॉथ को बेचना, ठीक है। तो वहीं पे जैसे आइसक्रीम वाली शॉप पे जाओगे तो आपको वहां आइसक्रीम मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है कि ये आप हम जो है आपको आइसक्रीम देंगे। अब जो लोग होते हैं कि चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भैया ये चीज लोगे, तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेस ऑफर हो गया, ठीक है। ऑफर के अंदर दो पार्ट, पहला क्या हो गया इम्प्लाइड ऑफर, दूसरा हो गया एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड मतलब कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, सामने वाले को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। इम्प्लाइड सॉरी एक्सप्रेस यानी कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, इम्प्लाइड यानी कि ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा कि भाई आपका ऑफर एक्सेप्टेड किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जब भी कोई व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट करेगा तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति ने ऑफर दिया और आपने बोला कि मैं इस ऑफर को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप कोई ऐसा काम कर दोगे, या आप मेरे लिए 5 लाख रुपए जीत के ले आओगे, या आप मेरे लिए चांद तोड़ के ले आओगे, आप मेरे लिए तारे तोड़ के ले आओगे। तो ऐसे कुछ भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर जैसे कि ए ने बी को ऑफर किया कि भाई क्या आप कार लोगे, तो बी ने बोला मैं कार तब लूंगा जब ए जो है सी से शादी कर लेगा। तो ऐसे जो ऑफर्स होते हैं दीज आर नॉन एक्सेप्टेबल ऑफर्स, ऑलराइट। तो वैसे ही केस था कारिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल 1893। इस केस में क्या फैक्ट क्या है इसके, देखिए आपको केस लॉ कुछ इस तरीके से ही प्रेजेंट करना है। जब आप केस लॉ की एक शॉर्ट समरी लिख देते केस में ये हुआ था, और बाद में आप पूरे उसके फैक्ट्स हेल्ड लिख देते कि कोर्ट ने क्या बोला, तो वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा और इंप्रेसिव बन जाता है, आपका नोटबुक भी बहुत अच्छी इंप्रेसिव बन जाती है। चलिए, तो कारिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ था कि द कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया कि वो उस व्यक्ति को 100 यूरोस देगी, किसी भी व्यक्ति को। अब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को मतलब चिल्ला के पूरी की पूरी दुनिया क्या बन गई, इस ऑफर के लिए एक्सेप्टेबल बन गई कि पूरी दुनिया को ऑफर दे दिया एक बारी में। हु यूज्ड देयर स्मोक बॉल, अगर कोई उस व्यक्ति का, उस कंपनी का कोई भी स्मोक बॉल यूज करेगा तो उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा नाम की डिजीज नहीं होगी। ये एक प्रकार की डिजीज होती है, ये डिजीज नहीं होगी। तो मिसेस कार्गल ने बहुत सारी स्मोक क्या कर ली, स्मोक बॉल को यूज किया, और इस कारण उसको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। और इस कारण वो क्या चली गई, क्लेम करने चली गई कि भाई मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया है तो मेरे 100 यूरोस मुझे दे दीजिए। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक प्रकार का जर्नल ऑफर था जो पब्लिक को किया गया, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु परफॉर्म देयर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इस केस के अंदर उसको क्या मिला, पेड करना पड़ा। जो कंपनी है, कौन सी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को पे करना पड़ा उस मिसिस कारविल को कि आपको 100 यूरोस मिलेंगे, ऑलराइट। तो वो मना नहीं कर सकते। अगले एलिमेंट्स की बात करें तो दूसरा क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जब भी पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा दोनों के बीच में। इसका एक फैक्ट और एग्जांपल के साथ अपने देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सोशल एंड द डोमेस्टिक एग्रीमेंट डू नॉट जनरली क्रिएट द लीगल रिलेशन। कोई भी सोशल एग्रीमेंट है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को फ्री में खाना बांट रहा है तो एक प्रकार का ऑफर दिया, सामने वाले ने ले लिया, तो ये एक अलग सोशल एग्रीमेंट्स है। ये कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा और सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, मतलब एक लीगल वे के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब वो उसके अंदर क्या माना जाएगा, एक प्रकार से एग्रीमेंट विच क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, फैक्ट्स की बात करते हैं। ए मदर प्रॉमिस हर डॉटर, मदर ने प्रॉमिस किया डॉटर को फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। ये एक प्रकार का सोशल ही तो है कि मदर ने प्रॉमिस किया, अगर वो लो पड़ेगी तो। लेटर दे हैड अ डिस्प्यूट। अब मान लीजिए फाइनेंशियल सपोर्ट तब होगा जब वो लो करेगी, ये तो कंडीशन के साथ हो गया। लेकिन मान लो उसने लो नहीं किया, तब उस केस के अंदर जॉन वर्सेस पद्मावतन के केस में हुआ था, तो उनके डिस्प्यूट हुआ। फाइनली द कोर्ट रूल्ड दैट फैमिली एग्रीमेंट जनरली लैक ऑफ इंटेंशन ऑफ द लीगल। तो ये एक प्रकार का क्या है, सोशल, या वी कैन से डोमेस्टिक, अंदर का है ना, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है। क्लियर हुई बात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है कि लॉफुल कंसीडरेशन। सामने वाला व्यक्ति जब भी कोई बात कर रहा है 2 क्लॉज डी में, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार कंसीडरेशन के अंदर आता भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि अगर कंसीडरेशन सॉरी कंसीडरेशन की मैं बात कर रहा हूं, तब उस केस के अंदर
टू क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर बोला जाता है कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी रिटर्न के अंदर मिलना चाहिए। जैसे ए ने अगर बी को ए ने बी को अगर कोई भी चीज सेल करी ना, तो सेल करने के बाद B क्या देगा, सामने वाले को पैसा देगा। तो ये पैसा मिल रहा है, क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो होगा वो लोन होना चाहिए, एंड देयर इज सम वैल्यू इन द आई ऑफ लोन, उसकी वैल्यू होनी चाहिए इंडिया के लोगों के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि चीनी दे दिया, ऐसा नहीं है 1 किलो चीनी के बदले 1 किलो आटा दे दिया, तो मतलब कुछ वैल्यूएबल कंसिडरेशन सामने वाले को मिलना चाहिए। तो एक इसका केस है चिनाई वर्सेस रमैया, यानी कि एक इंपॉर्टेंट केस जिसके अंदर मदर ने गिफ्ट की लैंड अपने डॉटर को विद द कंडीशन दैट डॉटर विल पे फिक्स्ड अमाउंट टू हर अंकल। द कोर्ट रूल दैट कंसिडरेशन इज मूव टू द थर्ड पर्सन स्टिल बी वैलिड। ठीक है, मतलब अगर किसी और व्यक्ति को मिल रहा है, जैसे ए ने बी को लैंड दी, ये कहकर कि तुम सी को क्या करोगे, हर महीने 10,000 रुपए दोगे। ठीक है, तो अब चाहे ये लैंड इस व्यक्ति को मिली है, चाहे इसका कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है, तब भी उस केस के अंदर ये माना जाएगा वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। सेक्शन नंबर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट रहा कि सेक्शन नंबर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन कंपिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है और उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना? आंसर इज नो। ठीक है, तो किसी के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ही मस्ट बी कंपिटेंट। और कंपिटेंसी चेक कैसे होगी, उसके लिए सबसे पहली 3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, पहली बात है कि वो व्यक्ति माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, वो साउंड माइंड होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब ये होता है वो पागल नहीं होना चाहिए। जो भी टर्म्स और कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जा रही है वो उसको समझ में आनी चाहिए। अगला पॉइंट बोले कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो लो ही डिस्क्वालीफाई कर देते, जैसे मैंने बोला ऊपर कि अगर कोई स्मगलिंग की बात कर रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही लॉफुल नहीं है, तो उस केस के अंदर ये क्या माना जाएगा, अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी नॉट कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब अगर नेक्स्ट अपने बात करते हैं अनसाउंड माइंड के साथ, हम लुनेटिक की भी बात कर सकते हैं। लुनेटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति शराब के नशे में है, और शराब के नशे में होने के बाद उस व्यक्ति को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और उसने साइन कर दिया जब वो शराब के नशे में था, लेकिन जब वो बाद में सही हुआ तो उसको पता लगा कि मैंने शराब के नशे में बहुत गलत डिसीजन ले लिया, तो उस लुनेटिक व्यक्ति को भी क्या दिया जाएगा, एक रिलीफ मिलेगा। किस बात का रिलीफ, कि भैया आप, भाई उस व्यक्ति का जब होश में नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट कॉम्पिटेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष के केस में क्या हुआ था, माइनर ने एक लोन ले लिया था ये रिप्रेजेंट करके कि भाई वो मेजर है, बाद में देने से मना कर दिया, तो उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अब इनिशियो, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा और कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, यानी कि जिस व्यक्ति से लोन लिया है अगर उसको देने से वो मना कर दे तो वो जो व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज माइनर। ऐसा भी नहीं है कि मेजर होने के बाद उससे ऐसे मांग रहे हैं ना, ऐसे no, मेजर ऐसे नहीं मांग सकते। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको क्या, फ्री कंसेंट, यानी कि कोई भी उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस बात का प्रेशर नहीं कि भैया आप साइन करो वरना आपको गोली मार दी जाएगी। इसके लिए टोटल हमारे पास ये सेक्शंस हैं जो बहुत डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा व्यू बता देता हूँ। फ्रॉड कर रहा हूँ, कोरिजन कर रहा हूँ, यानी सामने वाले को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि भाई बंदूक रख दी मैंने सिर के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने सामने वाले को बहका दिया, सामने वाले को बेट कर दिया, मतलब उकसा दिया कि भाई ये काम आपको करना है। सेकंड थर्ड थिंग, फ्रॉड, या सामने वाले को पूरी बात बता ही नहीं रहा हूं और उससे फ्रॉड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर सामने वाले को सारी चीज पता है लेकिन उसमें से जो मेजर मेजर बातें कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं सामने वाले को, या कोई भी गलती हो गई, गलती फैक्ट्स में भी हो सकती है और गलती लॉ में भी हो सकती है। ये सारी बातें आपको हम मिस्टेक वाला पॉइंट पढ़ेंगे तब अपने सेक्शन 2022 में पढ़ेंगे। लेकिन बात ये सेक्शन 14 क्या बोलता है कि जब भी कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करे वो क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसका माइंड बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। एक केस था जिसके अंदर क्या है,
रंगानिया कुम्मा वर्सेस अलवर सिटी, इस केस में क्या हुआ था, एक विडो को फोर्स किया गया था टू अडॉप्ट अ बॉय अंडर प्रेशर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू कोरिजन। देखो जब भी इस विडो को फोर्स किया गया है कि तुम्हें एक बॉय को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसका हो गया, कोरिजन का हो गया, उसको फोर्स किया जा रहा है, तब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। आई होप दिस सच क्लियर टू यू ऑल। क्या आप सभी के समझ में आ रहा है? ओके अगर समझ में आ रहा है और आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आई विश कि आप एक कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम जरूर लिखेंगे या फिर आप लाइक जरूर करेंगे इस चीज को कि हाँ, ताकि मुझे ऐसा पता लगे कि आप इस वीडियो को प्रॉपर सुन रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अगली अपने बात करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लॉफुल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। स्मगलिंग होगी, ये सब एक्टिविटीज जो होती है वो क्या कर दी जाती है, स्टार्टिंग से ही वॉइड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलाउड नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट इज कंडक्ट टू बी स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाज चैलेंज। कोर्ट ने रूल किया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और स्टार्टिंग से ही क्या मान लिए जाते हैं, वॉइड मान लिए जाते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ तो यू शुड प्रेस लाइक बटन एंड गिव मी अ कमेंट दैट आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं। देयर इज नो एनी इशू अबाउट क्या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो नहीं पता रही। एंड बिकॉज ऑफ सम कैमरा इशू ये वीडियो के अंदर कैमरा नहीं शो हो रहा है आपको अभी, नेक्स्ट वीडियो से जरूर शो होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अपने बात करते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें हमें आवश्यकता होती, जो अपने बात अभी तक करते ही आ रहे हैं। सर्टेनिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब एक सर्टेनिटी तो होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये सब तोड़ के ले आऊंगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये सर्टेन है कि हाँ भी ये हो सकता है? तो दीज थिंग्स आर अनसर्टेन। तो कोई भी प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अनएम्बिगुअस होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर मतलब वो इम्पॉसिबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनरम बंजर एंड कंपनी लिमिटेड के अंदर, ठीक है इतना बड़ा नाम तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई की थोड़ा बहुत याद हो जाए। इस फैक्ट में क्या हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट was signed for the land development, land development का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, but the project was delayed due to war। अब वॉर हो गई, वो डिले हो गया, तो इस केस के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट फ्रस्ट्रेटेड एज डिले अलोन डिड नॉट मेक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल कर लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, लेकिन आज वॉर के कारण वो डिले हो रहा है, तो इसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। ठीक है, इट इज आपने पढ़ लिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेम वही है, बहुत आसान है। एंड सबसे पहला क्या है, इट इज शुड बी लीगली एनफोर्सेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि लीगली एनफोर्सेबल हो, भाई लॉ उसको सही माने। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, लॉ एनफोर्सेबल होना चाहिए। लॉ अगर उस चीज को मना करता है तो वो काम आप नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा अगर आप लॉ के विपरीत जाके कोई काम करते हैं। अगर अपने बात बोले नेक्स्ट में बाइलेटरल यूनिलेटरल। अच्छा, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दो पार्टीज मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई सिंगल पार्टी ही कर रही है कोई काम, कॉन्ट्रैक्ट एक अपनी तरफ से, लेकिन सेकंड पार्टी का कोई इसके अंदर रोल ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जैसे मान लीजिए एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसके अंदर एक पार्टी ने तो पैसे दे दिए उस सामने वाली पार्टी को, लेकिन सामने वाली पार्टी ने जो मटेरियल है वो अभी तक नहीं भराया, तो एक प्रकार का यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक तरफ से परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब एक चीज और होती है जिसके अंदर हम सामने वाले व्यक्ति के साथ और भी
दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब हम एक सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही व्यक्ति को क्या करना है, कुछ परफॉर्म करना है। म्यूचुअली ऑफ ऑब्लिगेशन, इसका मतलब क्या, बोथ पार्टी मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटी। दोनों पार्टी म्यूचुअली क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया। ए ने बी को कार बेची तो कार डिलीवर कर दी और पैसे ले लिए। और अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटरी, तो उस केस के अंदर ए ने बी को कार तो दे दी लेकिन बी ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो इन दोनों में से कोई एक काम पेंडिंग रहता है, तब वो क्या होता है, तब उस केस में अपने क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। जैसे कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, कि यूनिलेटरल यानी कि एक ही बंदा क्या कर रहा है इसके अंदर, एक्टिवली पार्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी 3 कोर एक्टिविटी में होता है। पहला, एग्रीमेंट, यानी कि ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब जब कोई व्यक्ति की सामने वाले व्यक्ति को कोई भी प्रकार का एक ऑफर देता है कि क्या आप ये चीज लेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। फिर सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको एक्सेप्टेंस करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस के अंदर दो चार बातें आपको और बताना चाहता हूं मैं, ठीक है, कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति, अब मैं सेक्शन 4 की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज व्हाट, कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कोई भी ऑफर किया किसी व्यक्ति को, बी को, कि क्या आप मेरी कार लोगे, क्या आप मेरी कार बाय करोगे, तो इसने क्या किया, पोस्ट किया, पोस्ट के थ्रू, ठीक है। अब पोस्ट गया यहाँ पे, इस व्यक्ति ने यस बोल दिया, यस बोलने के बाद इसने पोस्ट किया और पोस्ट कर दिया, अगर अगर इसने पोस्ट कर दिया तो बाद में ये जो व्यक्ति है इसका ऑब्लिगेशन बन जाता है कि इसको ये कार देगा, क्योंकि इसने ऑफर दिया और ऑफर एक्सेप्ट हो गया। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर इस व्यक्ति का पोस्ट करने के बाद मन बदल गया कि नहीं, मैं इसको नहीं बेचना चाहता कार को, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है रिवोक कर सकता है। क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, एक ही केस में, अनटिल अनलेस उसने अपना यस का रिप्लाई नहीं भेजा हो। जब तक इसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक क्या हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, तब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या उसके बाद हो सकता है, आंसर इज नो, फिर उसके बाद क्या नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बाद उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। एक्सेप्टेंस के लिए कुछ बातें और भी अपने कर सकते हैं, जैसे मान लो एक्सेप्टेंस है, अगर मान लो कोई व्यक्ति सिर्फ खड़ा है सामने, है ना, ये एक पर्सन ने कोई चीज ऑफर करी, ऑफर करने के बाद सामने वाला व्यक्ति सिर्फ नस हिला देता है, हाँ ऐसे गर्दन को हिला देता है या गर्दन के थ्रू ना बोल देता है, तो क्या वो ऑफर एक्सेप्टेंस माना जाएगा, आंसर इज यस, ठीक है ना। तो वो केस भी क्या माना जाएगा, इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करते हैं। Next point says about a contract state then offer by one party and acceptance by another party. Acceptance must be unconditional and communicate properly and clearly signify and mutually understand by both party. दोनों पार्टी उस ऑफर को क्या करें, समझे, दोनों पार्टी का समझना क्या है, बहुत आवश्यक भी है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन है तो वो सब चीजें, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ये केस अपन ने देख लिया, और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। थर्ड थिंग, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो ऑल थिंग्स आर ड्यूली रिपीटेड बिकॉज यही सब पॉइंट्स हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब भी अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लीगली एनफोर्सेबल होता है, वो हमेशा के लिए क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे एक प्रॉपर्ली साइंड रेंटल एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया तो वो प्रकार का एक प्रॉपर्ली एग्रीमेंट, मतलब वैलिड एग्रीमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ हो गया तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, जो कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। एक केस और होता है जिसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देखने के लिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की, मैं आपके सामने एक लिंक शेयर करता हूं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके अंदर देखिए, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको वो चीज समझाई हुई है, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अभी तो वॉइड नहीं है, अभी तो वो वैलिड है,
कैसे वैलिड हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को बोला कि भाई तुम ये हाउस मुझे सेल कर दो, ठीक है, हाउस मुझे सेल कर दो। अब बी ने क्या किया, हाउस सेल कर दिया, और ए ने क्या किया, पैसे दे दिए, ठीक है, वैलिड लग रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन केस ये बनता है कि ए ने बी को है ना गन रख के बोला था कि भाई तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। गन थोड़ी सी सही नहीं बनी, लेकिन मान लीजिए गन रख के बोला कि भाई तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बाद में वैसे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर बी ने किसी बात की क्वेरी रेज कर दी, बी ने बोल दिया कि नहीं मुझसे कोरेजन हुआ है, मुझसे फ्रॉड हुआ है, तब उस केस के अंदर वो क्या हो सकता है, डिक्लेयर वॉइडेबल। तब उस केस में क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही आसान है, जो अनलॉफुल है जैसे गैम्बलिंग है, स्मगलिंग है, ये सब स्टार्टिंग से ही क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल इन टेक्निकल रीजन, कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपकी जो टाइम लिमिट थी कॉन्ट्रैक्ट करने की वो एक्सपायर हो चुकी है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है तब उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट void कर दिया, voidable मान लिया जाएगा। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान भी है, ये मैंने काफी बार आपको एक दो बार बता भी दिया है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्लियरली मेंशन किए जाते हैं, रिटन के अंदर, स्पोकन के अंदर, ठीक है। बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लिखित के अंदर, ठीक है, क्या आप यहाँ पे सर्विसेज देंगे, आपने बोला यस, ओके, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं स्पोकन की। स्पोकन, स्पोकन का मतलब क्या हुआ, कि जैसे आप एक बस आपके सामने आई, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि क्या आप उज्जैन जाओगे, क्या आपको उज्जैन जाना है, तो चिल्ला चिल्ला के आपको ऑफर कर रहा है ना, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपने इसका एक्सेप्ट कर लिया और आप चले गए। एक्सप्रेस इम्प्लाइंड, इम्प्लाइंड यानी कि जो बोलता नहीं है, ठीक है, बोर्ड बस में कोई बोल नहीं रहा है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक आप पे को फेयर को पे करिए, पैसा दीजिए और बस में बैठ जाइए। इम्प्लाइंड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी प्रकार का कोई साइन होता है बस, है ना, किसी प्रकार का कोई माउथ से बोलना, लिखित में करना, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ क्रिएट करता है ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। अब जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कि ए ने बी को कोई सामान भेजा, ठीक है, अब बी की जगह वो सामान सी के पास चला गया गलती से। अब सी ने तो नहीं मंगाया था ना, अब सी के पास सामान आया और सी ने उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब भाई सी ने यूज तो कर लिया, अब भैया यूज कर लिया तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे आपने उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस बंदे ने ऑफर नहीं किया था लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, तब भी उस केस के अंदर सी को क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या माना जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। स्टेट ऑफ बंगाल, व्हेन द सर्विस रिसीव्ड विदाउट द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन स्टिल रिक्वायर्ड। अगर किसी केस के अंदर कोई सर्विसेज दे दी गई है और उस सर्विसेज के लिए उन्होंने कोई भी कहा नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, तो वो एक प्रकार का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा, और देन आफ्टर यू हैव टू पे द सर्टेन अमाउंट जो भी रहती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ये अपना पूरा हो चुका है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड यानी कि दोनों काम पूरे हो गए, एग्जीक्यूटरी यानी कि एक काम पूरा हुआ है, यूनिलेटरल यानी कि एक पार्टी, ओनली वन पार्टी के पास लीगल ऑब्लिगेशन है अंटिल अनदर पार्टी परफॉर्म, अदर पार्टी ने कोई एक्टिविटी नहीं करी है, एक पार्टी ने काम कर दिया, दूसरी पार्टी अभी भी काम नहीं कर रही है, नहीं किया। रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट फाइंडिंग ए लॉस्ट आइटम, ठीक है, कोई अगर जैसे एक इश्तिहार किया कि अगर कोई इस व्यक्ति को ढूंढ के ले आएगा तो इसको 5,000 रुपए इनाम मिलेगा, तो अब एक बंदे ने तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर प्रपोजल दे दिया, एक्सेप्टेंस सामने वाला देगा, जब उसके बाद पैसा आएगा तब उसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा, यानी एक बंदे ने काम कर दिया अपना पूरा, दूसरे का काम ही पेंडिंग है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बोथ पार्टीज प्रोमिसेस टू परफॉर्म देयर डूइंग समथिंग इन फ्यूचर, दोनों पार्टीज क्या करती है, इस बात के लिए विश्वास दिलाती है। एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है, एक पार्टी सप्लाई गुड, अनदर पार्टी पे करेगी, जब दोनों पार्टी अपना अपना काम करती है तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगली बात करेंगे प्री ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मास ट्रांजेक्शन विच टर्म सेट बाय वन पार्टी एंड कैन नॉट बी नेगोशिएटेड, यानी कि प्री ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, जब कोई बल्क में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसके अंदर एक सेटअप होता है कि
कोई भी प्रकार की नेगोशिएबल नहीं होगी, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, ऑनलाइन सर्विसेज, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना इतने रुपए में, इंश्योरेंस पॉलिसी, टिकट है, टिकट अगर 1000 रुपए की टिकट है तो 1000 रुपए की ही लगेगी, जो भी चार्जेस वार्जेस फिक्स किए गए हैं, ठीक है, एक आधा को कूपन वूपन लग जाता है, लेकिन वो टिकट के ऊपर नहीं लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस दी जाती है कंपनी द्वारा, कोई भी ऐसे कंपनी वो अपनी जेब से पैसा देगा, लेकिन किसी प्रकार से वो लॉस बियर नहीं करते। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, ओके, लीगल इशू ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि लेक ऑफ नेगोशिएबल पावर, कोई भी प्रकार की नेगोशिएबल पावर नहीं होती है। अनफेयर टर्म, हिडन क्लॉज, डिसएडवांटेज रहते हैं, अगर कोई हिडन है क्लॉज तब जाके व्यक्ति फंस सकता है। लीगल प्रोटेक्शन मिलता है सामने वाले को, जैसे कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म स्ट्रक डाउन इफ द हार्म कंज्यूमर, अगर किसी प्रकार का कोई हार्म होता है तब उस केस के अंदर आपको कंज्यूमर को वो जितना भी उसका लॉस हुआ है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज अबाउट द ई कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही छुए हैं, किसी प्रकार से मैं कोई ऐसे पॉइंट लेके भी नहीं आ रहा आपके लिए जो आपके लिए इनवैलिड हैं या आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, ये सभी जो तैयारी है ना जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड है ना, एग्जाम ओरिएंटेड। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर मैं आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता हूँ। इसका ये नहीं है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी प्रैक्टिस के अंदर, एडवोकेसी के अंदर काम आने वाले हैं। लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, इस बात की गारंटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। आई गारंटी यू ऑन बैट, है ना। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं से पढ़कर क्या बना हूं, एक अच्छे स्कोरर के पास सिचुएशन में गया था, और आप भी इसी से पढ़ के क्या जा सकते हैं, अच्छे स्कोर में जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसकी क्या डेफिनेशन है। ई कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आता है ना, जब भी कोई अपने ऐप खोलते हैं तो वहां पे ई कॉन्ट्रैक्ट आता है कि ये टर्म्स और कंडीशन है, फलाना ढिमकाना, आप एक्सेप्ट करते हो, तो आप हर जगह एक्सेप्ट कर देते हो, तो वो क्या हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो क्रिएट, साइन एंड एग्जीक्यूटरी इलेक्ट्रॉनिकली होता है विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल पेपर, फिजिकल पेपर की आवश्यकता नहीं है। आईटी एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। इसका एग्जांपल है जैसे कि आप आई एग्री कर देते हो जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई ऑनलाइन परचेज करते हो कोई एग्रीमेंट को। इसके अंदर क्या हुआ, एन ई कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इफ द पार्टी एग्री विया मेल और डिजिटल कम्युनिकेशन, अगर दोनों ही बेस पे अगर वो पार्टी साइन कर देती है तब वो क्या कहलाएगी, एक प्रकार से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए, इसके बहुत 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 सिंपल पॉइंट्स हैं, ये इतने सिंपल पॉइंट्स है कि आप इसके ऊपर बहुत अच्छी डिटेल भी लिख सकते हैं कि पेपरलेस होता है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, कहीं से भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, ऑब्वियसली ये जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस करता है ऑटोमेटिक। इसके बाद लीगली एनफोर्सेबल, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लीगली एनफोर्सेबल होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या लगेगा, डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर क्या लगता है इसके अंदर अटैच कर दिया जाता है। अगली बात करें किस प्रकार से होगा, सेम वही चीजें हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, सेम वही चीजें हैं कि आपका और किसी ने ऑफर किया, एक्सेप्ट होगा, लीगल कंसिडरेशन। इसके बाद बात करें फ्री कंसेंट, लीगल कैपेसिटी, लॉफुल, एंड नेक्स्ट विच आर द टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और वहां पे बच्चे बकवास लिख के आते हैं, आपको ये सारे पॉइंट याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको अभी भी क्लैरिफाई कर रहा हूं। देखिए, पहला है क्लिक वर्क, क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिसके अंदर आप क्लिक करते हो आई एग्री बिफोर यूजिंग द सर्विसेज। हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप, हर गेम के अंदर आप जब भी डाउनलोड करते हो तो आपके सामने आता है आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे कि अगला है ब्राउज वेब कॉन्ट्रैक्ट, यूजर एग्री द टर्म बाय सिंपली यूजिंग द वेबसाइट। प्राइवेसी पॉलिसी ऑन द वेबसाइट, प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि आप जब कोई ब्राउजर में कोई भी यूज कर रहे हो तो उसके अंदर वो आपसे ईमेल आईडी मांगता है, वो आपसे सिंपली उस वेबसाइट को एक्सेस यूज करने के लिए आपसे एज ए यूजर आप उसको एग्री करते हो कि ठीक है मैं आपको मेरी ईमेल आईडी दे रहा हूं, हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ओके, श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, एक लाइसेंस कीज होती है ना। जैसे मान लो आपने टैली इंस्टॉल कराई, टैली इंस्टॉल कराने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस लाइसेंस की लोगे आप पैसे देकर, तभी आपका वो जो टैली है वो ऑपरेट होगा, तो उसको बोलते हैं श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि सॉफ्टवेयर सीडी विद लाइसेंस एग्रीमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर की सीडी है उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कोई भी प्रकार का ईमेल के द्वारा फाइनलाइज कर रहे हो। और नेक्स्ट डिजिटल साइन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आधार कार्ड ई ऑथराइज, जैसे एक टोकन होता है,
ठीक है। टोकन मतलब एक तरह से पेन ड्राइव ही होती है। जो पेन ड्राइव है ना, वो पेन ड्राइव ही एक प्रकार का क्या होता है, डीएससी, जिसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर फैच कर लिया जाता है। वो डिजिटल सिग्नेचर अटैच हो जाता है जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको लगाना है, वो डिजिटल सिग्नेचर क्या मान लिया जाता है, वैलिड मान लिया जाता है कि आपने उस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत आसान है। एडवांटेज ये है कि जल्दी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट, लीगली बाइंडिंग और एनवायरमेंट फ्रेंडली, पेपर यूज कम होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि साइबर सिक्योरिटी की रिस्क है, डिजिटल डिवाइन, नॉट एवरीवन कैन एक्सेस, ऑब्वियसली लेक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, उस पर्सन को पर्सनली हम नहीं जानते वो क्या ही करेगा। और सम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेक ऑफ क्लैरिटी, कई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, क्लैरिटी की भी कमी हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो सेक्शंस अपनों ने करे, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सब अपनों ने देख लिए हैं। इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आने वाले सेशंस के अंदर वी विल कवर स्लोली स्लोली, है ना। आपको हर एक पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मैं कराऊंगा। आप बस ये वाले जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, और देन आफ्टर वी विल डू आवर नेक्स्ट पॉसिबल थिंग्स। सो पीडीएफ एमएमसीक्यू लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। We wish your valuable feedback by commenting on the video. Thank you very much. Have a great day. Like, share, and subscribe my channel, and welcome you all buddies in my YouTube channel, and thank you.